हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी पहला चैप्टर है सेट्स। तो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सेट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पता है कि मैं आपको अपने इस चैनल पे बिल्कुल ही बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ ताकि आपको ना आप जीरो लेवल से हीरो बन सके, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सेट्स पढ़ेंगे। तो आपका काम क्या है पता है ना? आपका काम है मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है, ताकि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच आवर मिले। और इससे पता है ना आपको। तो चलो स्टार्ट होते हैं। सेट्स। तो सेट्स में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टडी प्लान, कि हम लोग सेट्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान से। ठीक है, तो स्टडी प्लान में देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद जो हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ सेट्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा ये है लॉज एंड थ्योरम। लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें यह वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। तो यही 5 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए शुरू से। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए शुरू से। और हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम है सेट। चलो, पहला टॉपिक है हमारा सेट, ठीक है। सेट्स होता क्या है? तो देखो, जैसे मान लो कि आप क्लास 11 में पढ़ते हो और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन सा? सपोज करो कि आपने पढ़ना है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। तो ये क्या है, इस सबों को अगर हमने ना एक कलेक्शन में रखा कि अच्छा हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्लास 11th में, तो यही, और सबको क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर में हमने बंद कर दिया। या ऐसे ऐसे समझो कि हमने एक बैग लाया और उस बैग में इन सबको रख लिया। ये क्या है? क्लास 11th की बुक्स जो हमें पढ़ना है क्लास 11th में। तो ये क्या है? एक सेट है। क्या है? सेट। तो सबसे पहले सेट है क्या, सेट के बारे में किसने बताया? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सेट के बारे में जो सबसे पहले बताया था उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन बाय जॉर्ज कैंटर।
जॉर्ज कैंटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये है क्या? तो मैंने अभी आपको बोला ना कि क्लास 11th में हमने 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमने क्या किया, एक बैग लाया, उस बैग में इन 5 सब्जेक्ट को रख लिया। तो ये क्या है? सेट, एक बंडल, एक पैकेट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन। और देखो, जब मैंने जो सेट बताया तो उसमें क्या बोला था? 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट का जो मैंने नाम लिया वो क्या था? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। क्या इनमें से कोई भी रेपिटेशन था? नहीं, सब के सब कैसा सब्जेक्ट था? वेल डिफाइंड, कि मैथ्स पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और ये 5 के 5 एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग। तो हम क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा सेट। तो सेट क्या है आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो हमेशा याद रखना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इसे स्मॉल लेटर से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे कि ठीक है, डिनोट तो हम लोग कैपिटल लेटर से करेंगे, तो इसे लिखेंगे कैसे? तो देखो, आपने कोई भी कैपिटल लेटर उठा लो, सपोज करो मैंने लिखा कैपिटल ए। ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है? एक बैग में इसे पैक करना है। तो देखो, यहाँ पे मैथ्स में हम लोग इसी बैग को कर्ली ब्रैकेट के रूप में यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। फिर मैंने क्या बोला था कि कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने जो आपको नाम बताया था ना, वो था पहला मैथमेटिक्स, तो स्मॉल एम फॉर मैथ्स लिख रहा हूँ। उसके बाद फिजिक्स, तो मैंने फिजिक्स के लिए स्मॉल पी लिखा, फिर केमिस्ट्री स्मॉल सी कर दिया, फिर इंग्लिश स्मॉल ई करा, और उसके बाद हिंदी स्मॉल एच कर दिया, और फिर इस ब्रैकेट को, जो कर्ली ब्रैकेट था, इसे बंद कर दिया। तो देखो, यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, कि A इक्वल टू MPCEH, और हमने क्या किया? अलग अलग लिख लिया है सब्जेक्ट के नेम, और सबको क्या किया? एक बैग यानी कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो यही क्या है? सेट्स। तो आपको अब याद रहेगा ना, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब देखो, यहाँ पे तो हमने ए यूज कर लिया है, लेकिन ये क्या बी यूज कर सकते हैं? हाँ, ये बी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, इसे हम लोग डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, EFGH, तो इतना नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे डॉट 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 कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिर एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, और साथ में जेड। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो सेट को लिखेंगे ना, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और वो लेटर होगा ABCDXYZ, कुछ भी। ठीक है, अब देखते हैं, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया कि हम हमेशा क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर में स्मॉल लेटर्स में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी लिया, तो ये सब था क्या? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया? इन सबों को सेपरेट कर रखा है कॉमा से। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ना, इसे हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, तो चलो अब इसको ना कुछ एग्जाम्पल से, और सेट के एग्जाम्पल देखते हैं, और सेट के एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। अब देखो, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने पहले क्या बोला है कि कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
सेट का अगर मान लो किसी ने पूछा कि कोई एक दो और एग्जाम्पल दो, तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट देखो हमने क्या लिखा? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये वेल डिफाइंड है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका समूह है, तो ये क्या कहलाएगा? सेट। अगर मैं अगला एग्जांपल बोलूं, चलो आप भी सोच के रखो या आप भी बताना। चलो अगर मान लो कि मैंने बोला, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बोल रहा हूं? सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब, और वो भी किसका है? इंग्लिश अल्फाबेट का। और सेट क्या है? तो कलेक्शंस ऑफ ऑल वोवेल्स। तो कितने वोवेल्स है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ये सारे के सारे देखो क्या कोई रिपीट हुआ है? नहीं। जितने हमने नाम लिया ना, ए ई आई ओ यू, दे आर डिस्टिंक्ट। क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? अलग है। और साथ में वेल डिफाइंड भी है। कि वेल डिफाइंड क्या है? कि ये सेट ऑफ वोवेल्स है, और ये जितने वोवेल्स है ये क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग, यानी डिस्टिंक्ट। तो ये क्या है? सेट। ठीक है, कोई और एग्जांपल? तो अगर मैं बोलूँ ना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगला क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप ढूंढो, सोचो। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका कलेक्शन। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर एक दूसरे से अलग होते हैं, और साथ में ये कैसे नंबर्स है? तो नेचुरल नंबर तो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सेट। अगला देखो, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। देखो अब जो हमने अगला लिखा है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ के स्टेट्स है? तो इंडिया के। तो वेल डिफाइंड हो गया। और जितने भी स्टेट है ना, दे आर डिस्टिंक्ट। कोई भी हमने दो दो बार नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का भी कलेक्शन। तो यानी ये क्या है? सेट है। अगर और आपको अगला कुछ और एग्जाम्पल बताना हो, क्या लिख सकते हो? सोचो और बताओ, अपने से बताओ कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। चलो मैं ही आपको बता रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल स्टार। सेट ऑफ ऑल स्टार्स। अच्छा, क्या ये क्रिकेट टीम वाला स्टार है? नहीं। कहां पे? हमारे जो स्पेस में है, तो इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस। अब देखो, अब जो मैंने यहां पे स्टार का बात करा है ना, अगर ये स्पेस का है तो ये सेट है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जितने भी स्टार है सबका कलेक्शन है, तो जितने भी स्टार है ना सब अलग अलग है। लेकिन अगर इसी को मैं बोल देता कि सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन आवर क्रिकेट टीम्स या इंडियन क्रिकेट टीम्स, तो ये सेट नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि तब जो स्टार है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड है। ठीक है, कि कौन सबसे अच्छा है। और आपको पता है ना कि किसी के लिए राहुल द्रविड़ सबसे बेस्ट क्रिकेटर है, तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर, किसी के लिए MS धोनी, किसी के लिए विराट कोहली। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है ना स्टार का, वो अलग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मीन्स क्या? ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता। और जैसे ही डिस्टिंक्ट नहीं है, तो साथ में क्या है? वेल डिफाइंड भी नहीं है। साथ में क्या है? वेल डिफाइंड भी नहीं है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है उसको डिफाइन करने का कि स्टार कौन कौन होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल भी सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ऑल स्टार्स
इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन ऑल स्टार्स इन स्पेस तो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, मैं एक दो और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम लोग बहुत सीख लिए, चलेंगे आगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल प्लेन्स या ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। अब देखो किसी स्पेसिफिक प्लेन में, ठीक है, जितने ट्रायंगल्स है सबका कलेक्शन, तो ये क्या है, ये भी सेट कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड और साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेट क्या है आपको समझ में आ गया, सही में ना। तो अब देखो सेट्स क्या हमने सीख लिया, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया। तो जो सेट के अंदर में जो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, और उसमें स्मॉल लेटर्स में और फिर कॉमा कॉमा करके लिखते हैं ना, वो कहलाता क्या है, तो आपको याद रखना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कैसे, सपोज करो कि हमने कोई सेट लिया, हमने क्या लिया, कोई सेट, और मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सेट को हमने पहले ही पढ़ लिया, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो मैंने लिखा b इक्वल टू, फिर क्या करते थे, कैसे डिनोट करते थे, तो हम ना सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, तो देखो लगा दिया। उसके बाद लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और इसे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो आप देख रहे हो ना, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना, ये जितने यहाँ पे इंटिटीज है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। किसका एलिमेंट, तो एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, अब सपोज करो, सॉरी, अब ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो अब आपको पता चल गया, मैंने इससे पहले भी बोला था, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो हम लोग एक और लाइन लिख लेंगे कि डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अगर ये वर्ड्स में लिखे हैं तभी ये स्मॉल लेटर्स होगा, ये याद रखना, अदरवाइज ये डिजिट्स भी हो सकता है। तो यहां पे लिख दो और डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स तो स्मॉल और कैपिटल नहीं होता ना। तो समझ में आ गया कि अगर ये लेटर है तो स्मॉल और कैपिटल हो सकता है, डिजिट तो बस डिजिट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स और डिजिट्स। तो मान लो कि किसी ने पूछा जी अच्छा स्मॉल लेटर में क्या क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, सब के सब क्या है स्मॉल में, फिर डॉट 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 लगा देता हूँ क्योंकि कितना लिखना है, फिर लिख देता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और साथ में फिर से डॉट 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 लगा देता हूँ क्योंकि और करके डिजिट लिखा हो ना, तो डिजिट में क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एटसेट्रा। तो आपको समझ में ये तो आ गया ना कि ये जो स्मॉल लेटर से लिखेंगे ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, और जो कैपिटल लेटर से होगा वो क्या कहलाएगा, सेट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सेट। तो सपोज करो कुछ और भी एग्जाम्पल आपने लिखना हो सेट का, तो आप क्या लिखोगे, तो हम लोग कुछ भी तो लिख सकते हैं ना जो वेल डिफाइंड हो। तो चलो लिख लेते हैं, सी इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये सब क्या है, सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये वॉवेल्स है, और कहाँ का वॉवेल्स है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, अगर मान लो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 को घेर रखा है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, और व्हिच इज लेसर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगला क्या लिख लूँ कि सपोज करो कि हमने n लिया, तो n इज इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो जितने भी एलिमेंट्स है दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, एंड साथ में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये क्या है, कि वेल डिफाइंड भी है और साथ में डिस्टिंक्ट है, मीन्स ये सेट होगा। ठीक है, अगर, ठीक है ना,
अगर मैं अब थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको कि अब हम लोगों ने एलिमेंट्स भी देख लिया, तो अब कैसे बोलेंगे कि ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करता है और ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा n इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 की बात बोलूँ ना तो 2 बिलोंग्स टू n, यानी 2 n से बिलोंग करता है। तो देख लो कि 2 n के सेट में है। 3 बिलोंग्स टू n, तो 3 भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं लिखूँ 6 बिलोंग्स टू n, तो जी हाँ 6 भी अवेलेबल है। लेकिन यहीं पे मैंने लिखा 7 बिलोंग्स टू n, तो जी नहीं, 7 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे काट देंगे और क्या पढ़ेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स या इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n। क्लियर। तो अब आपने ये भी सीख लिया कि अच्छा अगर एलिमेंट्स है इस सेट के तो हम लोग कैसे लिखेंगे, और अगर वो एलिमेंट उस सेट के नहीं है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, रिप्रेजेंट करने के 2 अलग तरीके। कि अगर इस तरह का सिंबल देखो, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह का सिंबल देखो तो इस सिंबल का क्या मतलब है, तो हम लोग लिख लेंगे इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू। क्या होता है, बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू। या इसका ही मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ। क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक और सिंबल तो यूज करा था ना दूसरा, वो भी देख लेते हैं। तो चलो दूसरा सिंबल हमने क्या लगाया था, सेम इसी तरह का, लेकिन बीच से कट कर दिया था। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। या इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ। ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपने सेट्स के बारे में अच्छे से सीख लिया। तभी भी मैं 2 एग्जाम्पल जो बता देता हूं आपको। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन आवर सिटी, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको सोच के मुझे बताना है। ठीक है। और दूसरा मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल हैंडसम बॉय इन आवर स्कूल, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको सोच के बताना है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब आप सोच के बताना कि ये सेट क्यों नहीं है, और अगर ये सेट है तो क्यों है। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ऑफ सेट। अब हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के ना 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। ठीक है। और कौन कौन सा तरीका है, तो हम लोग देख लेते हैं यहीं पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के 2 तरीके हैं। और कौन कौन सा, तो पहले को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, या इसी को बोलेंगे टैबुलेशन फॉर्म। ठीक है। तो टेबुलर या टैबुलेशन में लिख देता हूं, आपने समझ लेना है। ठीक है, दोनों एक ही होता है, टैबुलेशन। इसी को बोलते हैं ना रोस्टर। क्या बोलते हैं, रोस्टर। तो अगला भी लिख लेता हूं, रोस्टर। ठीक है। और इसी को बोलते हैं ना एनुमरेशन। क्या बोलते हैं, एनुमरेशन। ठीक है।
एनुमरेशन, ठीक है, मेथड या फॉर्म, ठीक है। तो एक ये हो गया, और दूसरे को बोलते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। अब देखो बैकग्राउंड में आपको हो सकता है बीच बीच में कुछ म्यूजिक वगैरह सुनाई दे, ठीक है। तो ये रात का टाइम है, मैं भले ही ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि गाँव में होता क्या है। गाँव में होता ये है कि बहुत सारे ऐसे नालायक होते हैं फालतू में ना, म्यूजिक बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बजा के छोड़ देता है। तो उस कारण से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहना, ठीक है। तो देखो अब रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके से। पहला होगा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या एनुमरेशन फॉर्म, और दूसरा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले हमने लिखा है टेबुलेशन फॉर्म। तो टेबुलेशन फॉर्म क्या होता है? देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और उस सबको ना कॉमा के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और साथ में सेपरेटेड बाय ए कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? तो देखो हमने जो ये लिखा है ना, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे। तो ये क्या था? ये था ना एक टेबुलेशन टाइप का, ठीक है। अब हमने जो टेबुलेशन में लिखा है ना, उसी का स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या है? स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? स्टैटिक प्रॉपर्टीज, यानी ये वर्ड्स में लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। which elements are to satisfy which elements are to satisfy, जो एलिमेंट्स को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है ना, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, जो भी समझ में ना आए कमेंट करके बताना, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ आपका जो कंसेप्ट है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ना आप कभी अटकेंगे भटकेंगे और रुकेंगे नहीं, अपने रास्ते पे बेधड़क चलते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमने एग्जाम्पल देखना है, तो एग्जाम्पल में देख लो। इस पहले वाले के एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने पहले क्या लिखा है? एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। तो देखो हमने पहले ही पढ़ लिया ना कि सपोज करो हमने एक सेट लिया ए, तो ये जो सेट है कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना सेट को, तो हाँ कैपिटल लेटर से, फिर क्या करते हैं? कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा के बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2, 3, 5, 7। अब देख लो क्या ये वेल डिफाइंड है? जल्दी जल्दी बताओ। तो बिल्कुल ही, ठीक है। 2, 3, 5, 7 आपको पता चल गया होगा ये क्या है, जरा सोच के बताना। तो देख लो प्राइम नंबर्स है ना, सबके सब 3, 2, 5, 7 दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अगला कोई और सेट ले लो। तो जैसे हमने लिख लिया b इज इक्वल टू, चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या लेना है। तो हमने लिया 4, 6, 8, 10, 12,
कॉमा, जल्दी जल्दी बताओ, 14 कॉमा 16 कॉमा 18। आपको एक पैटर्न पकड़ में आ गया होगा। देखो ये भी क्या है, ये भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सब के सब इवन नंबर्स है जो 2 से बड़ा है और 20 से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और जो हमने अगला देखा था ना, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये क्या है, तो हमने पहले ही पढ़ा ना, स्टेटिंग प्रॉपर्टीज है। तो अब जैसे सपोज करो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स पी ऑफ एक्स, यानी एक्स क्या है, फंक्शन है पी एक्स का। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और एक्स सच डैट पी ऑफ एक्स। तो ये दूसरा तरीका भी है इसे लिखने का, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों ने ना यहाँ पे जो एक टर्म यूज करा है सच डैट, तो यहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके आ गए ना, नए नए सिंबल। तो सपोज करो कि ये रहे इस तरह का सिंबल, या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कर्ली करके लिख सकते, सॉरी कर्ली ये ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये होगा सच डैट। क्या होगा, सच डैट। ठीक है, तो इस तरह के जब भी सिंबल देखो तो अब आप समझ जाओगे ना ये क्या है, सच डैट। ठीक है, अब जो ये प्रॉपर्टी है ना सेट बिल्डर फॉर्म, इसका अलग अलग नाम भी है। तो क्या नाम है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आल्सो कॉल्ड रूल मेथड। क्या कहलाता है, रूल मेथड। ठीक है, क्यों रूल मेथड, क्योंकि ये स्टेटिंग प्रॉपर्टी है, इसमें जो लिखा होगा ना स्टेटमेंट के रूप में, अब हम जो भी डिजिट लाएंगे ना वो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसी कारण से हम लोग इसे क्या कहेंगे, रूल मेथड। क्या इसका अगला भी नाम है, तो जी हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, क्या इसका कुछ और भी नाम है, जी हाँ, अगला क्या है, सिंबॉलिक मेथड। अगला क्या है, सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड्स। ठीक है, अब कोई पूछे कि अच्छा कैसे, तो देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमने कर्ली ब्रैकेट में इस वो को बंद कर दिया। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और इसी को स्टेटिंग प्रॉपर्टीज यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। आप देख लो हमने x को क्या यूज करा, इन सबों के बदले सिर्फ एक डिजिट लिखा x, और x क्या है, तो पहले ये वेल डिफाइंड होना चाहिए ना, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेसर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, देख लो यहाँ पे हमने इनइक्वलिटी लगा दी ना, लेसर देन और इक्वल टू 8, तो या तो 8 के बराबर या 8 से छोटा है, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, लेसर देन 9। ठीक है, तो देखो इसी को लिखने के दो तरीके हैं ना, और भी तरीके हैं, तो आप उससे परेशान मत होना। और मुझे लगता है कि आपने सेट्स को बारीकी से समझ लिया है। ठीक है, कि सेट क्या है। देखो अभी मैं ये ना, क्योंकि मेरा ये पहला चैनल है, मैं इस पर ट्राई करता रहता हूँ कि आपको अच्छे से बता सकूँ, तो बहुत सारी हो सकता है कि गलतियाँ हो। गलतियाँ कहने का मतलब ये कि मेरे जो इंस्ट्रक्ट का तरीका है उसमें, कंसेप्ट में नहीं। तो आपको ना मुझे बताते रहना है, और
वो ना पीरियोडिकली बताते रहना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितना बताओगे उतना मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में, परिवार में इस तरह से कर देना कि पता है ना आपको कि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, और ये मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।